Hey guys, what's this side? Welcoming you on Weeb Residence. Welcome to the second episode of the Blue Saga of the One Piece Chronicles series. और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे लूफी को उसका पहला स्वर्ड्समैन क्रूमेट रोरोनोआ ज़ोरो मिला। इसके अलावा ये एपिसोड हमें मरीन की करप्ट साइड के साथ साथ इस पावरफुल और करप्ट रिजीम में नॉर्मल सिविलियंस की क्या लाइफ होती है ये भी दिखाता है। अगर आपने इस सीरीज के पहले कुछ एपिसोड्स नहीं देखे तो देख लेना, ऊपर आई बटन पे फ्लैश कर रहा होगा और हम नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल देंगे। स्टोरी लूफी और कोबी के शेल टाउन पहुंचने से कंटिन्यू होती है, जहां कोबी लूफी को ज़ोरो के बारे में बता चुका होता है कि वो एक डेंजरस पायरेट हंटर है, वो एक कोल्ड हार्टेड पर्सन है, वो बहुत बुरा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट जिन भी लोगों ने ये एपिसोड देखा है उन्हें ये पता है कि ज़ोरो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और लूफी का रिएक्शन बिल्कुल प्रेडिक्टेबल। उसका लॉजिक था कि अगर इतना डेंजरस है तो ऑब्वियसली उसे क्रू में लाना चाहिए। जैसे ही वो लोग शेल्स टाउन पहुंचते हैं एटमॉस्फेयर इंस्टेंटली बदल जाता है। ये कोई नॉर्मल टाउन नहीं था, यहाँ एक मरीन बेस है। मतलब थ्योरेटिकली सेफ्टी होनी चाहिए, लेकिन वाइब्स कुछ और ही आ रही थी। डिसिप्लिन कम, ऑपरेशन ज़्यादा। लूफी लोकल से ज़ोरो के बारे में पूछता है, पर कोई भी ज़ोरो के बारे में बात करने के लिए रेडी नहीं था। इनफैक्ट वो लोग ज़ोरो के नाम से भी डर रहे थे। इस आइलैंड पे जो मरीन बेस था उसका इंचार्ज था कैप्टन मॉर्गन, और मॉर्गन का एक बेटा भी था जिसका नाम था हेलमेपो। लोकल्स इन लोग से भी डर रहे थे और इनके बारे में भी बात करने को रेडी नहीं थे। लूफी और कोबी शेल्स टाउन को एक्सप्लोर करने निकलते हैं और घूमते घूमते वो लोग मरीन बेस के पास पहुंचते हैं, जहां लूफी वॉल क्लाइंब करके ज़ोरो को ढूंढ रहा होता है और वहां उससे ज़ोरो मिल भी जाता है। एक क्रूसिफिकेशन ग्राउंड के बीच में उसे बांध के रखा गया था धूप में। अब कोबी लूफी को ज़ोरो को रिक्रूट करने का प्लान ड्रॉप करने के लिए मैनिपुलेट कर ही रहा होता है कि वहाँ एक छोटी बच्ची आती है जिसका नाम रीका था, और वो उस दीवार को कूद के ज़ोरो के पास जाती है उसे कुछ राइस बॉल्स खिलाने, क्योंकि मरीज ने ज़ोरो को कुछ खाने पीने के लिए नहीं दिया था काफ़ी दिनों से। अब ज़ोरो इस कंडीशन में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस लड़की के कारण ही था, रीका के कारण था। एक्चुअली 3 हफ्ते पहले हेलमेपो अपने पेट वुल्व्स के साथ टाउन में घूम रहा था, और जो भी कोई अगर उस वुल्व्स को रोकता उसे एग्जीक्यूट कर दिया जाता। ऐसे ही घूमते घूमते वो लोग रीका के रेस्टोरेंट में भी पहुंचते हैं और वो वुल्फ रीका पे अटैक कर देता है। रीका को बचाने के लिए ज़ोरो उस वुल्फ को मारता है। इसके बाद हेलमेपो ज़ोरो पे अटैक कर देता है, पर अपना ज़ोरो एक पायरेट हंटर है, वो कहाँ इन सब लोगों से डरने वाला था। ज़ोरो भी काउंटर अटैक कर देता है और हेलमेपो को ओवरपावर कर देता है। अब हेलमेपो कोई स्ट्रॉन्ग बंदा नहीं था, वो एक वीक कैरेक्टर था जो बस अपने डैड के पावर्स पे उछलता था। ज़ोरो से ह्यूमिलिएट होने के बाद हेलमेपो ज़ोरो को काइंड ऑफ एक धमकी देता है कि अगर उसके डैड मतलब कैप्टन मॉर्गन को इसके बारे में पता चलेगा तो वो रीका और उसकी माँ को तुरंत एग्जीक्यूट कर देगा और उस रेस्टोरेंट को डिस्ट्रॉय भी। फिर हेलमेपो ज़ोरो को एक ऑफर देता है, अगर ज़ोरो खुद को सरेंडर कर देता है फॉर अ मंथ और सरवाइव कर लेता है तो वो लोग रीका, उसकी माँ और उस रेस्टोरेंट को कुछ नहीं करेंगे। ज़ोरो इवेंचुअली इस डील को एक्सेप्ट कर लेता है और तब से वो उसी क्रूसिफिकेशन ग्राउंड में बंधा हुआ है। खैर अब एक वीक और ज़ोरो भी फ्री होने वाला था। जब रीका ज़ोरो को राइस बॉल दे रही होती है तब वहाँ हेलमेपो भी आ जाता है कुछ मरीन ऑफिशियल्स के साथ, और जब वो रीका को ज़ोरो को खाना देते हुए देखता है तो उसका रिएक्शन कोई लॉफुल मरीन जैसा नहीं होता, बल्कि एक स्पॉइल्ड टायरेंट जैसा होता है। वो राइस बॉल को जमीन पे गिरा देता है और उसे अपने पैरों से मिट्टी में मिला देता है और रीका को इंसल्ट भी करता है। इसके अलावा वो रीका को एक नोटिस भी सुनाता है कि जो भी कोई क्रिमिनल की हेल्प करेगा उसे तुरंत एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, और ये नोटिस कैप्टन मॉर्गन का था। फिर हेलमेपो एक मरीन को ऑर्डर देता है कि वो रीका को दीवार के बाहर फेंक दे। मजबूरन उस मरीन ऑफिशियल को ये ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है। दो लूफी रीका को ज़्यादा चोट लगने से बचा लेता है। हेलमेपो के जाने के बाद लूफी ज़ोरो के पास आता है उससे बात करने के लिए। इसी बीच ज़ोरो लूफी से ज़मीन पे गिरा हुआ राइस बॉल देने को बोलता है और ज़ोरो उस राइस बॉल्स को खा लेता है। इस मोमेंट पे हमें ये भी पता चलता है कि भले लोगों को लगता है कि ज़ोरो एक पायरेट हंटर है, वो बुरा है, लेकिन एक्चुअल में ज़ोरो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। लूफी वापस आकर ये बात रीका को बताता है
और फिर रिका उसे जोरो और हेलमेपो के इंसिडेंट के बारे में बताती है। रिका लूफी को यह भी बताती है कि जब से जोरो को इम्प्रिजन किया गया है तब से हेलमेपो डेली जोरो को मारता भी था। वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि हेलमेपो वापस से रिका के रेस्टोरेंट में आ जाता है, लेकिन इस बार वहां लूफी के साथ साथ नामी भी प्रेजेंट थी। नामी कौन है और वो यहाँ क्या कर रही थी? ये तो लास्ट एपिसोड में भी थी ना, क्यों? आगे पता चलेगा। चल। हेलमेपो फ्री का खाना डिमांड करता है और ये भी बोलता है कि नेक्स्ट डे मतलब कल वो जोरो को एग्जीक्यूट कर देगा और हंसने लगता है। ये बात सुन के लूफी हेलमेपो को एक जोरदार पंच मारता है। फिर हेलमेपो का अपना रोना धोना स्टार्ट होता है कि वो अपने डैड को बोल देगा, वो उसे मरवा देगा, मतलब लूफी को, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इसी मोमेंट पे लूफी भी ये डिसाइड करता है कि वो जोरो को अपनी क्रू में ऐड करके ही रहेगा। अब फ्रेम कैप्टन मॉर्गन पे स्विच करता है। वो अलग ही लेवल का साइको था। वो खुद को ग्रेट कंसिडर करता था और इस ग्रेटनेस के लिए वो अपना एक स्टैचू भी बनवा रहा था। गेस करो ये स्टैचू को बनाने का पैसा कहां से आ रहा होगा? गवर्नमेंट से। मॉर्गन लोगों को टॉर्चर करके उनसे पैसे निकलवाता था और उन पैसों से वो अपना स्टैचू बनवा रहा था। तभी वहां हेलमेपो रोते हुए आता है और किसी को एग्जीक्यूट करने का डिमांड भी करता है। एज अ व्यूअर वी ऑल नो कि वो लूफी की बात कर रहा होता है। लूफी जोरो के पास जाता है और उसे कहता है कि वो जोरो को फ्री कर देगा, लेकिन इसके बदले में जोरो को लूफी के क्रू को ज्वाइन करना होगा। जोरो इसके लिए मना करता है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग पायरेट्स क्रिमिनल है और वो कभी भी कोई भी क्रिमिनल को ज्वाइन नहीं करेगा। फिर लूफी जोरो को पर्सुएड करता है और उसे कहता है कि वो जोरो को उसके सोर्ड्स लाकर देगा जिससे मरीन्स ने अपने पास रखा था, और लूफी वो सोर्ड्स लाने चला जाता है। मरीन बेस पे मॉर्गन अपना स्टैचू मरीन्स ऑफिशियल से लगवा रहा होता है बिकॉज ही इज ग्रेट। इस सीन में हमें यह भी पता चलता है कि मॉर्गन और हेलमेपो के रिलेशंस इतने भी अच्छे नहीं थे क्योंकि मॉर्गन खुद को ग्रेट समझता था, वहीं हेलमेपो छोटे छोटे बातों पे रोता हुआ मॉर्गन के पास डिमांड लेकर आ जाता था। सो टेक्निकली मॉर्गन के नजर में उसका बेटा स्टूपिड था, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अब जैसा हम पहले बताए थे कि रिका जोरो को खाना देने आई थी, ये बात मॉर्गन को भी पता चल गया था। वो हेलमेपो से पूछता है कि उस लड़की का क्या हुआ, इन शॉर्ट उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया या फिर नहीं। हेलमेपो कहता है कि वो छोटी बच्ची थी इसीलिए उसे नहीं मारा गया। तभी मॉर्गन वहां प्रेजेंट एक मरीन को ऑर्डर देता है कि वो टाउन में जाए और उस बच्ची को मार दे, लेकिन वो मरीन ऑफिशियल मना कर देता है, इसीलिए मॉर्गन उस ऑफिशियल को मारता है। इसके आगे के कुछ सीन्स में हमें यह भी पता चलता है कि मॉर्गन के अकॉर्डिंग रैंकिंग ही सब कुछ है, सिंस वो उस आइलैंड में सबसे हाईएस्ट रैंक होल्ड करता था, तो वो जो भी कुछ करेगा सब सही है और जितने भी लोग उस आइलैंड में प्रेजेंट है उन्हें मॉर्गन के ऑर्डर्स को फॉलो करना ही होगा, और जो लोग ऐसा नहीं करते वो ट्रेटर्स है। फिर वो मरीन ऑफिशियल्स को पहले स्टैचू लगाने को बोलता है और ये भी बोलता है कि उस स्टैचू को वैसे ही ट्रीट करे जैसा वो मॉर्गन को करते हैं, लेकिन स्टैचू राइज करते टाइम एक ऑफिसर से वो स्टैचू टकरा जाता है। मॉर्गन उसे भी मारने वाला होता है कि वहां लूफी नीचे से अपना गम गम रॉकेट मूव ट्राई करके ऊपर आ जाता है और इसी में लूफी के वजह से वो पूरा स्टैचू आधे से टूट जाता है। なんか上で音がしたな。申し訳ありません。不注意でした。この像は俺自身だと言ったはずだ。傷一本、汚れ一つであれこの俺への反逆だ。行ってみようっと。ガムガムラケット。おもしい。なんだありゃ。下から飛んできた。मॉर्गन एकदम गुस्से में मरीन्स को ऑर्डर देता है कि वो लूफी को पकड़ के उसके पास लाए और वो खुद लूफी को एग्जीक्यूट करेगा। लूफी वहां पे हेलमेपो को देखता है और उसे अपने साथ ले जाता है।
क्योंकि जोरो का स्वॉर्ड कहाँ है वो बस हेलमेपो को ही पता था। अब इस पॉइंट पे दो इवेंट्स और होते हैं। पहला कि वो जो क्रूसिफिकेशन एरिया था जहां जोरो था वहां कोई और भी आ जाता है, और दूसरा ये कि मरीन बेस में नामी भी घुस चुकी थी। क्रूसिफिकेशन एरिया में कोबी घुसा था और वो जोरो को फ्री करते हुए उन सारे इंसिडेंट्स के बारे में बताता है, जैसे नेक्स्ट डे जोरो को एग्जीक्यूट करने का प्लान, लूफी का हेलमेपो को पंच करना, कोबी का एक ऑनरेबल मरीन बनने का ड्रीम, सब कुछ। फिर कोबी जोरो से रिक्वेस्ट करता है कि वो लूफी की मदद करे क्योंकि अब मरीन्स लूफी के पीछे है बिकॉज ही पंच्ड मॉर्गन सन। उनकी कन्वर्सेशन के बीच में वहां मॉर्गन कुछ मरीन्स के साथ आता है और उन लोगों को एग्जीक्यूट करने के लिए वो रेडी था। उधर लूफी हेलमेपो को लेकर उसके कमरे में एंटर करता है क्योंकि हेलमेपो ने जोरो का स्वॉर्ड्स को अपने कमरे में ही रखा था। मरीन्स कोबी और जोरो पे गन पॉइंट करके रखे थे एंड देन मॉर्गन के ऑर्डर्स पे वो लोग शूट कर देते हैं। お前 麦わら वो लोग को बचाने के बाद लूफी जोरो को अपना पायरेट किंग बनने का ड्रीम बताता है और जोरो को उसके स्वॉर्ड्स ये बोल के देता है कि उसे पता ही नहीं कि जोरो का स्वॉर्ड कौन सा है, इसीलिए वो तीनों स्वॉर्ड ले आया था। पर वो तीनों स्वॉर्ड्स जोरो की ही थी। एक्चुअली जोरो 3 स्वॉर्ड स्टाइल स्वॉर्ड्समैनशिप यूज करता था। फिर लूफी जोरो को बोलता है कि अगर वो लोग इस टाइम पे मरीन से लड़ते हैं तो वो लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट होंगे और इसके वजह से दे विल बी टैग्ड एज क्रिमिनल्स। अब जोरो के पास 2 चॉइसेस, या तो वो क्रिमिनल बने या फिर वो मरीन्स के हाथों मारा जाए। इवेंचुअली जोरो लूफी के क्रू को ज्वाइन कर लेता है और वो लोग मरीन्स के अगेंस्ट थे। मॉर्गन के ऑर्डर्स पे मरीन वापस से अटैक स्टार्ट करते हैं एंड सेम इवेंचुअली लूफी और जोरो मिलके मरीन्स और मॉर्गन दोनों को हरा देते हैं। यहाँ पे कुछ अलग होता है और वो ये था कि मॉर्गन के हारने पे लूफी और जोरो से ज्यादा खुश मरीन्स थे। अब हमें कुछ सीन्स नामी की दिखाई जाती है जहां वो कुछ मरीन्स को बांध के मॉर्गन के रूम में एंटर करती है कुछ ढूंढने के लिए, और काफी खोजने के बाद उसे एक लॉकर मिलता है जिसमें ग्रैंड लाइन का मैप था। जब वो मैप ओपन करती है उसमें मैप नहीं था बल्कि एक लेटर था, अ लेटर फ्रॉम बगी, और उस मैसेज के अकॉर्डिंग बगी ग्रैंड लाइंस का मैप चोरी कर लिया था। लूफी और जोरो टाउन में रिका के रेस्टोरेंट पे लंच कर रहे होते हैं और फ्यूचर प्लान्स डिस्कस कर रहे थे। एक्चुअली जोरो को लगता है कि लूफी को पायरेट किंग बनना है तो वो ऑब्वियसली और भी क्रू मेंबर्स को ऐड किया होगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। लूफी की क्रू में अब तक सिर्फ 2 लोग थे, लूफी और जोरो, और उनके पास कोई पायरेट शिप भी नहीं थी, बस एक छोटा सा बोट, और इसको लेकर लूफी ग्रैंड लाइन जाने का सोच रहा था। ग्रेट एम्बिशंस विदाउट एनी प्लान्स। कोबी उन सबको ग्रैंड लाइन के बारे में बताता है जो हम आप लोगों को ये वाले वीडियो में ऑलरेडी बता चुके हैं, अगर नहीं देखा तो देख लेना। फिर जोरो कोबी को कहता है कि उसे शायद मरीन्स रिक्रूट ना करे क्योंकि वो ऑलरेडी एल्विडा के शिप पे 2 साल काम किया है और पायरेट्स के साथ उसकी एक हिस्ट्री भी रह चुकी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तभी वहां कुछ मरीन ऑफिशियल्स आते हैं। उनका हेड लूफी से पूछता है कि क्या वो पायरेट्स है, जिस पे लूफी एग्री करता है और वो लूफी को आइलैंड छोड़ के जाने के लिए बोलते हैं क्योंकि लूफी पायरेट है और वो लोग मरीन्स। इस पे पब्लिक गुस्सा जाती है। खैर लूफी और जोरो वहां से जाने लगते हैं। तब वो ऑफिसर कोबी से ही पूछता है कि क्या वो उन लोगों के साथ नहीं है, आई मीन उन पायरेट्स के साथ जो जोरो और लूफी है, क्योंकि कोबी नहीं जा रहा था। फिर लूफी उन लोगों को एल्विडा और कोबी के बारे में बताने लगता है। इस पे कोबी डर जाता है क्योंकि अब वो मरीन ऑफिसर नहीं बन सकता और गुस्से में उसने लूफी को सबके सामने पंच कर दिया। फिर लूफी कोबी को बहुत बुरी तरह मारता है। वो मरीन ऑफिशियल से देख के डिक्लेयर करते हैं कि लूफी और कोबी क्रूमेट्स नहीं है और लूफी को वो आइलैंड तुरंत छोड़ के जाना पड़ेगा। देखो इस पॉइंट पे लूफी और कोबी काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे और लूफी ने ये सब बस खाली इसीलिए किया ताकि मरीन्स के सामने कोबी की एक पॉजिटिव इमेज बने और वो लोग कोबी को रिक्रूट कर ले। और ऐसा ही होता है, मरीन्स कोबी को रिक्रूट कर लेते हैं और लूफी और जोरो ग्रैंड लाइन की ओर निकल जाते हैं और नामी बगी को खोजने, क्योंकि बगी के पास ग्रैंड लाइंस का मैप था। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं एंड होती है।
आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आई हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर नए हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू स्टोरी एंड अ न्यू मेंबर ऑफ द स्ट्रॉ हेड पायरेट्स। अरिगातो।